बहुत फुल्ली चुवाई चाहे बच्चा निकाल ले। ये अच्छा है यार, ये निकालता है अंगूठे से। एक अंगूठे से एक सीधा। ये भाई आप देख पा रहे हो अपने फार्म पे 2 फर्स्ट टाइम होती, और भाई ने देखो कितनी खुशी होती है कि विदेश में रहते हुए भी अपने एग्रीकल्चर को, अपने पशुपालन को, अपनी खेती बाड़ी को नहीं छोड़ा, और उनका आज भी पशुपालन में इंटरेस्ट है। और मैंने भाई से काफ़ी बातचीत करी है, तो उनका जो भाई मुर्रा नस्ल के ऊपर प्रेम, और फिर जो हमारे पूरे मकान होते थे, पुराने मकान कच्चे, उनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है, उनमें भी काफ़ी सिखलाई ले रहे हैं भाई। तो और इनका इंटरव्यू बहुत खास होगा, वो आप लोगों के लिए मैं वीडियो में डालूंगा, देखना, आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। युवा शक्ति है, जो युवा बच्चे हैं उनसे विदेशों में जाते हैं भ्रमित होकर के, वो भी काफ़ी कुछ सीखेंगे। कौन से देश में रहते थे भाई जी आप? मैं कनाडा से। कनाडा से? हाँ जी, कनाडा में मैं 13 साल रहा हूँ वहाँ पे। 13 साल। और उससे पहले मैं दुबई में था। दुबई में? मैं 5 साल का था जब मेरी फैमिली, मेरे को माँ बाप सब हम लोग दुबई में चले गए थे। डैडी पहले थे वहाँ पे, और फिर मैं और मेरा भाई वहाँ। तो एक छोटा क्वेश्चन पूछूँ भाई जी, आपने विदेश में जो रहा और इंडिया में रहा, और जो नए बच्चे हैं वो विदेश की तरफ भागते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये बोलूँगा कि भी देखो, हम लोग अपने जो सोचते हैं ना कि वहाँ पे पैसा है, वहाँ पे सिर्फ पैसा ही है, थोड़ा है, कभी कभी वो वहाँ का ही रह जाता है, अपने पास मिलता भी नहीं है। और जो अपने देश में कल्चर है और धर्म है, वो वहाँ पे नहीं है वो चीज़ें। और यहाँ पे आपको रहते हुए इस चीज़ की कदर नहीं पड़ती है, पर जब आप वहाँ पे जाते हो और जो इंसान पूरा दिमाग से संतुलित है, वो ये चीज़ समझ सकता है कि धर्म और कल्चर के बिना जो देश है वो इनकम्प्लीट होता है। अकेले पैसे से क्या करेंगे? पैसे तो यहाँ पे भी कमा सकते हैं। मैं वहाँ पे छोड़ के आया, सब गवा के आया। अब मैं यहाँ पे पैसा कमा के भी दिखा दूंगा कि यहाँ पे भी आराम से पैसा कमाया जा सकता है। देखो दुबई में आया मतलब नहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी आपने NRI कभी आपने देखा कि जिस देश में रहते हैं उस देश की कोई भी बुराई की बात बताइए? दूध को पीना ही नहीं चाहिए। दोस्तों ये वीडियो किस टॉपिक की तरफ जारी है, आपने एक एक चीज़ सुनना है। अगर आपने कुछ बनना है तो मैं ये कहता हूँ, क्यों नहीं दूध, गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के गोबर की ईंट बनती हैं, उसके बारे में और विस्तार से। कनाडा ने मेरे बच्चे खोली से नाक से लेनी है, सुनना और बात किस तरीके से लेनी है वो स्कूल में बात है। भी अब यहाँ के जो माँ बाप हैं उनकी तो बेगैरत, वहाँ पे आप लोग भेज देते हो अपनी लड़की को नए मुल्क में, अजनबियों के बीच में, अपनी इज्जतों का फायदा भी उठा देते हैं, और फिर लड़कियां बताती नहीं अपने घर वालों, तो लड़कों के साथ रह रही हैं पैसों के चक्कर में। दोस्तों अगर आप थोड़ी भी बुद्धि रखते हो तो मेरी एक तो ये प्रार्थना है, अगर आप इस वीडियो को खाली टाइम में देखना, और ये जो एक्सपीरियंस सर ने जो शेयर किया है, शायद ही लाखों रुपए प्राप्त करके आपको न मिलता, तो इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ भाई। दोस्तों आज की वीडियो है जो अपने ही फार्म से लेकर के आए हैं, प्रवीण मुर्रा फार्म से। और दोस्तों हमेशा मेरा प्रयास रहता है, जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आता हूँ तो अच्छी जानकारी की आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि जो मैं सीख पा रहा हूँ या जिसको भी नॉलेज है किसी टाइप का, वो जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ। दोस्तों जो युवा साथी प्रवीण मुर्रा फार्म चैनल को देख पा रहे हैं उनके लिए एक ये सोच बदलने वाली वीडियो होगी, और काफ़ी कुछ इस वीडियो से आप सीख सकते हो। और अनुभव होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ अनुभव होता है वो करोड़ों का होता है, उसका कोई मोल नहीं होता, क्योंकि अनुभव एक्सपीरियंस और उम्र से सीखा जाता है, न कि एक दिन में उसको अनुभव किया जा सकता, न सीखा जा सकता। इसलिए चाहे वो माता पिता का अनुभव हो, चाहे गुरु जी का हो, या किसी ने अपना टाइम गंवा करके उस अनुभव को लिया हो, तो मैं युवा साथियों को यही कहना चाहूँगा, उन अनुभव से आप सीख सकते हो, उनमें क्या क्या कठिनाई आती हैं आप उनसे बच सकते हो, क्या क्या प्रॉफिट नुकसान उठाना पड़ता है, तो इन चीज़ों से आप काफ़ी बच सकते हो। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालूँ उससे पहले मैं भाई का परिचय करा देता हूँ, जो आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो। आज मेरे घर पे आए हैं गुरप्रीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, और जो अपने भाई प्रवीण मुर्रा फार्म पे पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ हृदय से। और
मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इन भाइयों से मेरा जुड़ा हुआ है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी ऐसी जो आत्माएं होती हैं, ऐसे ऐसे जो दिल के साफ आदमी होते हैं, उनका अनुभव मैं आप लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। उससे पहले मैं भाई का मैं नाम पता जान लेता हूँ और आप लोगों को भाई उसके बारे में एक एक सवालों का जवाब भी दूंगा। नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी सारे ਨੂੰ। मेरा नाम जसप्रीत सिंह और मैं काला संघिया करपूथला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, पंजाब से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर पहले तो ये बताएं, हम स्टार्टिंग यही करते हैं कि भाई आप अपनी जानकारी आपसे कैसे हुई, तो सभी दर्शक ये फर्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं मुर्रा नस्ल की भैंस ढूंढ रहा था अपने घर के लिए जी और फ्यूचर में सोच रहा था भी थोड़ा डेयरी फार्म की तरफ चलें। जी। और मैं ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पे सर्च कर रहा था भी ये नस्ल कैसे होती है, थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था। तो वहाँ पे मेरे को आपकी एक दो इंटरव्यू देखी मैंने जी सर। तो फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और बाद उस इंटरव्यू में मेरे को पता लगा भी आप आर्मी से हो। जी सर। तो मैंने सोचा भी ऐसा करते हैं भी जो आर्मी से हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो तो कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं जी। और मैं नया हूँ जी। और मेरे को डर लग रहा था भी क्या होता है ना भी आदमी लोग ठगी चोरी कर लेते हैं। जी। तो मैंने बोला चलो ये देशभक्त आदमी है, ये क्या मेरे से ठगी चोरी करेंगे, तो इनके पास ही चले जाते हैं और वहाँ पे ही पशुधन को हाँ देखते हो हैं। जाते हैं। ठीक है जी। तो ये तो आपका हो रहा है सर बड़पन है। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी आप चलो आपने वीडियो देख करके मेरे से जुड़े, तो मैंने आप घर पे आए हो तो काफ़ी आपसे बातचीत करी है, काफ़ी आपसे मैंने सीखा हो, काफ़ी आपका अनुभव लिया है। तो आप विदेश में रहते हुए पशुपालन में कैसे इंटरेस्ट हुआ, ये और बताएं। मैं पहले तो 5 साल का था तब मैं हम लोग दुबई चले गए थे। मेरे डैडी पहले से दुबई में थे। जी। फिर मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई हम लोग दुबई मूव हो गए। जी सर। जब थोड़ा जवान हुआ, पढ़ाई लिखाई, तो मैंने हाई स्कूल किया, मैं कनाडा चला गया जी। और कनाडा में मैं ट्रक चलाता था। ट्रक चलाते। और ट्रक में क्या होता है, आप चला रहे हो, टाइम बड़ा होता है, आप रेडियो स्टेशन वगैरह लगा के सुनते रहते जी। हो। और मेरी कोशिश होती थी भी मैं न्यूज़ कम देखता था, जी। पर मैं जो इन्फॉर्मेटिव स्टेशन हैं जिनमें थोड़े बहुत किसी ना किसी तरह की जानकारी होती, वो देखने की कोशिश करता था। जी। और उसमें मेरे को देखने को मिला कि सुनने को मिला, वहाँ पे एक स्टेशन कोई चल रहा था यूएस में, अमेरिका में, कि वो बता रहे थे भी ये गाय का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। तो गाय का दूध दूध और मीट, हाँ जी। दूध और मीट ये गाय का नहीं पीना चाहिए, जी। जो उनकी गाय है वहाँ की। और उनकी जो गायें, अभी मेरे को प्रॉपर नाम उनके नस्ल के नाम नहीं मालूम है, पर जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो जैसे जर्सी हो गई, एचएफ हो गई, हाँ, जो विदेशों में ज़्यादा जैसे नस्लें हैं। अपने हमारे पंजाब में बलैती गायें बोल देते हैं, जो जी, बाहर जी, की है, जी। जो इंडिया की नहीं है गाय। जी। इंडिया की गायों में, गाय में जैसे देसी बोल देते हैं, देसी। चाहे वो शाहीवाल है, चाहे वो गिर है, चाहे वो राठी है, जी। चाहे वो कोई भी दूसरी नस्ल की गाय है, वो अपनी देसी गाय होती है। जी। और उसके बाद में आ जाती है अपनी भैंस। जी। भैंस है तो वाटर बफेलो है, जी। वो इस रीजन की भैंस है। तो वो बता रहे थे भी ये जो गाय है, जी। उनकी गाय जो बाहर वाली बलैती गाय है, जी। उनके दूध को तो और मीट को तो खाना ही, दूध को पीना ही नहीं चाहिए। दोस्तों ये वीडियो किस टॉपिक की तरफ जा रही है, आपने एक एक चीज़ सुनना है। अगर आपने कुछ बढ़ना है तो मैं ये कहता हूँ क्यों नहीं दूध, गाय का दूध पीना चाहिए और किन गाय का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, ये आप आज इस वीडियो में मुख्य रूप से सीखोगे। जी। तो एक तो बात ये बता दूं आपको, हर जो गाय बोलते हैं ना, हाँ। ऐसा नहीं सोचे भी हमारी जो देसी गाय, हाँ। देसी गाय का दूध तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर बाद में आ जाता है भैंस का दूध, जी। ये भी अच्छा है, हाई इन फैट होता है। जी। और अभी जो आम, मैं तो इतना नहीं इंडिया में घूमा, पर सिर्फ पंजाब की अगर मैं और हरियाणा की साइड की अगर बात करूं, हाँ। तो यहाँ पे एचएफ और जर्सी गाय के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है। 40-40 किलो ये वो हाँ, हाँ। ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं ना। ये और ये दूध बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। अगर आपको मैं थोड़ी सरल भाषा में बात सर करूं, बिल्कुल सरल भाषा में करो, क्योंकि हम चाहते ये है। हाँ, हाँ। तो वो रेडियो स्टेशन पे जब मैं सुन रहा था तो वो बोल रहे थे भी जो वो वेस्टर्न मुल्क है, आज की बात नहीं है, कई सालों पहलों की से, हाँ। वो लोग चाह रहे थे कि उनको दूध पे काम नहीं करना था, वो काम कर रहे थे मीट पे, जी। कि जो मीट है ये कैसे इसकी प्रोडक्शन हाई की जाए। हाँ। तो उन्होंने चाहे स्टेरॉइड्स बोलो, चाहे उनकी फीड में कुछ जो भी डॉक्टर दवाइयों के हिसाब से कर देते हैं, जी। वो कर करके जो गाय का
बच्चे देने का बच्चा देने की क्षमता होती है, वो बहुत जल्दी कर दी उसको जल्दी कर दी। उससे उनको लाभ क्या था, भी जब बच्चे जल्दी होंगे हाँ तो उनका मीट का प्रोडक्शन हाई हो जाएगा। हाई होएगा, ठीक है। चलो जी, और उन्होंने विदेशों से नहीं मंगाना पड़ेगा मीट जैसे मंगाते हाँ हैं। जी, उनका वैसे मीट प्रोडक्शन बहुत हाई है क्योंकि कंजप्शन बहुत हाई है जी तो वो लोग इस चीज़ के ऊपर काम करना चाह रहे थे। जी अच्छा, वो मीट हम इंसान भी कंज्यूम करते हैं और हम लोगों ने इंडिया में क्या किया, अपनी देसी गाय को छोड़ के, भैंसों को छोड़ के वहाँ की जो 40 किलो की तरफ चल पड़े। वो चल पड़े। अभी जो आपके वो जो हम मीट, जो अंग्रेज लोग तो मीट खाते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं खाते, चलो, और हम तो दूध पीते हैं, तो वो जो भी वो गायों को स्टेरॉइड्स और दवाइयाँ देते थे जी वो दो तरीकों से आपके अंदर जाती है इंसान में। दो एक तरीका है दूध से, दूसरा होता है मीट से। तो बाहर की बात करें, वो तो मीट ज़्यादा खाते हैं, उनके मीट के हिसाब से अंदर चली गई। हम लोगों ने क्या कि हमने दूध पी पी के अपने अंदर कर ली, दूध पी के अंदर कर लिया शरीर में। तो वो जो दवाई और स्टेरॉइड्स वगैरह थे वो अपने लोगों में और दुनिया भर में वो दूध और मीट के हिसाब से अंदर चले गए। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो हमारी औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको जो महीने भर में जो पीरियड्स आते हैं जी उनकी एज डाउन होती रही। जो आम अपने एज में जैसे अपनी दादियों से जो उनके से पहले से पूछें, अभी ये जो सारी बातें हैं ना, ये मैंने वहाँ के रेडियो स्टेशन और अंग्रेज आदमी से सुनी। वो उधर की बात कर रहा था, उधर की बात बोलते उनके पहले के टाइम में ये जो पीरियड्स होते थे ये 20-23 साल की उम्र में आते थे लड़कियों को, जी औरतों को। अब देख लें, अब आने लग पड़े हैं 13-12 ऐसे सालों के आने लगे जी। इसका जो मेन कारण है वो दूध है। पर दोस्तों शॉर्टकट में बता देता हूँ, यानी कि जो उन गाय का जो एचएफ वगैरह जो नस्ल हैं उधर की विदेश की, उन गायों का उन्होंने मीट पर्पज से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया, इंजेक्शनों का प्रयोग किया, जिसका नुकसान क्या हुआ, उनके बच्चे तो जल्दी जल्दी वो ब्याने लगे, एक साल की जो बछड़ी हिट में आने लगी, उनका तो काम सिद्ध हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं किसी रूप में हम भी उन गायों का इस्तेमाल करने लगे, दूध पीने लगे, तो वो भी हमारे जो हार्मोन्स थे हमारे भी वो कहीं ना कहीं तक अंदर आ चुके हैं। तो उस कारण से क्या होता है, जो भाई ने बताया कि पीरियड है जो 20-21 साल जो हमारे पहले बुजुर्ग होते थे, उन 20-21 साल में जो औरतों में पीरियड आता था, अभी जो एज घट करके यानी कि 15 हुई, 16 हुई, अभी 72, 12, 13 साल के बच्चों के ये पीरियड आने शुरू हो गए हैं। तो इसका भरपाई हमारे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो आप समाज में देख पा रहे हो। अभी एक और बात क्लियर कर देते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं ना जी, इसका कोई सॉलिड कह रहे बोले स्टडी बोलो या ऐसा कुछ बोलो, नहीं मेरे को पता है जी। मैंने तो वहाँ पे ट्रक चलाता था और ये मैंने बात सुनी रेडियो पे जी। जब मैंने ये बात सुनी रेडियो पे, तो मेरे को भी होगा भी ये क्या हो गया। फिर मैं यूट्यूब पे यहाँ पे वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करने शुरू किया जी। उससे पता लगा भी ये सिर्फ इन्होंने क्या किया, अभी जो एचएफ गायें हैं, जो जर्सी गायें रखते हैं, उनको पता है वो 10-11 महीने साल के नीचे वो ब्याने को तैयार हो जाती हैं। हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो वो बच्ची हैं। बिल्कुल देखते हैं, अगर एचएफ की जो बच्ची है ना, साल भर के आगे की हिट में आ जाती है। हाँ जी, अभी आप खुद सोचो, एक छोटी बच्ची जो गाय की बच्ची है एचएफ की जर्सी की, वो 1 साल में हीट में आने लगी। हाँ, तो बाय नेचर गलत है, वो गलत है। अगर हम उसका दूध पियेंगे तो हमारे भी व्यवहार में परिवर्तन आएगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा और चिड़चिड़ापन होगा। जो हमारे बुजुर्गों में एक सहनशीलता होती थी, उसमें भी हमारे बच्चों में बदलाव मिलेगा। बिल्कुल। जैसे पहले माँ बाप का हम बोलते रहते हैं, बुजुर्गों का सभी बच्चे आदर सम्मान करते थे और करते थे, आजकल के बच्चे कम करते हैं। वो मेन जो आप कहना चाहते हो, क्योंकि मैंने तो आपसे काफ़ी बातचीत करी है, उसका मेन कारण ये है दोस्तों, क्योंकि आजकल आप लोग सोचोगे वीडियो बड़ी होगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ। आम कारण ये है कि जो हम दूध ग्रहण कर रहे हैं वो किस पशु का कर रहे हैं। इसलिए अपने घर पे जो देसी नस्ल रखते हो, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे थारपार हो, चाहे अपनी मुर्रा नस्ल हो, चाहे और, तो यानी कि उन भैंसों का प्रयोग करो और आप स्टेरॉइड वगैरह का किसी भी इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग से बचें। यानी कि हम पोषण वाला भी इंजेक्शन जो हम यूज करते हैं वो भी अपने बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। और दूसरा, मैंने भाई से बात करी है, जो अभी दूसरा टॉपिक पे आ रहे थे भाई साहब, उसके ऊपर चलते हैं और दूसरी बताइए सर, एक टॉपिक है जी कनाडा के बारे में। हाँ जी। कनाडा तो मैंने छोड़ दिया, मेरे खुद के ऐसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हुए हैं जी। जैसे यही सब कनेक्टेड ही होता है जी, कुदरत से, है ना जी। तो चलो वो तो मैं यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे इंडिया में आके मेरा जो प्लान था
कि भी मैं कुछ सीखूं और कुछ करूं। हाँ। और मैंने एक तो फेरियर का कोर्स किया है, फेरियर का। राजस्थान धुंधलौड़ से। अच्छा, वो क्या होता है सर फेरियर का कोर्स? फेरियर का जैसे अपने हिंदी में बोलते हैं कि घोड़ों की नालबंदी करनी। घोड़े की नालबंदी। हाँ जी। फ्लाइंग अवेल फेरियर इंस्टीट्यूट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में। और एक और सर मैं बात हुई थी जो हरियाणा के अपने मास्टर जी हैं, उनसे आप कौन सा कोर्स कर रहे हो जो गाय के गोबर की ईंट बनती हैं, उसके बारे में और विस्तार से बताएं। उनका नाम है डॉक्टर शिवदर्शन मलिक। शिवदर्शन मलिक। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और बहुत नामचीन आदमी है जी। और वो अपने को कुदरत से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और उन्होंने जब स्टडी की भी, देखा भी, जैसे हम सीमेंट के घरों में रहते हैं जी। ये केमिस्ट्री के हिसाब से भी गलत है। केमिस्ट्री के हिसाब से गलत जी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और हीट और ये जो हमने जब हम उधर गए थे उन्होंने हमको सब बातें हमें बताई। उन्होंने मेरे को सिखाया भी गोबर से ईंट कैसे बना सकते हैं, गाय के गोबर से ईंट और ये कैसे बनती है। और सिर्फ जो देसी गायें, इंडिया की देसी गायें कौन सी भी नस्ल की है जी, सिर्फ उसका गोबर इस्तेमाल होता है और कोई गोबर इस्तेमाल नहीं होता इसमें, चाहे वो HF जर्सी बलैती गायें हो, चाहे वो भैंस भी हो। हाँ, भैंस का नहीं है, उनका तो भी सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का गोबर इस्तेमाल होएगा उसमें। जी और जो वो ईंट बनाते हैं उसमें कई चीज़ें होती हैं उस ईंट में, जी। वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो एजुकेशनल पर्पस के उनके पास राइट्स हैं सारे। जी जी। तो वो जो ईंट है उसमें एक जो मेन मटेरियल है वो गोबर है। जी गोबर। जी। और वो गोबर की ईंट ना तो जलती है, ना जलती है, ना वो पानी में घुलती है जी, और वो उसकी मजबूती तकरीबन लाल ईंट के बराबर आ जाती है। लाल ईंट की तरह। थोड़ी बहुत कम ऊपर होगी, हमने कौन सा हेलीकॉप्टर लैंड करना है घर के ऊपर। ठीक बात है। ठीक है नहीं। हाँ। और उसका चिनाई का मिसाला हाँ और उसका प्लास्टर, चाहे छत का प्लास्टर चाहे दीवारों का प्लास्टर, सारे के सारे में गोबर और कुछ और जो नेचुरल चीज़ें, कुदरती चीज़ें, वो उसके अंदर मिक्स होती हैं। तो सर मैं बातचीत करना चाहूँगा, आपने गाय के गोबर से जो ईंट तैयार करी, उसका मकान बनाया और देखा भी, आप उसमें रहे भी हो, तो उसमें जो ट्रेनिंग होती है आपने उससे क्या सीखा, उसमें कैसा अनुभव किया, कैसा वातावरण होता है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, तो इस टाइप की और बात। हम हल्की सी ठंड में गए थे वहाँ पे। हाँ जी। और अंदर का टेम्परेचर एकदम रहने के लायक था, रहने के लायक। कोई हीट नहीं हमने चलाई, कोई जो पंखा अपने नहीं चला। पंखा तो चलो सर्दियों में क्या चलाएंगे, है ना। और आराम से जो भी रजाई वगैरह होती थी वो ली और बड़ा। हमने क्या किया, रात में पानी का गिलास लिया और मैं अपने दीवार के साइड में थोड़ा सा छिड़क दिया जी। और जो उससे, क्योंकि उसमें मिट्टी भी इस्तेमाल होती है जी। जो अपनी मिट्टी, गोबर, ये सब का मिक्सचर का स्मेल आया जी। उससे मेरा दिमाग तो सुबह उठते ऐसे फ्रेश हो गया, मैं क्या बताऊं। ना उसमें गर्मी लगती है ना उसमें सर्दी लगती है जी। वो आपको नॉर्मल सा टेम्परेचर दे देता है जी। बचत क्या होती है, आपको एसी लगाने की जरूरत नहीं, हीट लगाने की जरूरत, बिजली का खर्चा। एक सर और मेरे को आपने बात बताई थी छोटी ही, बड़ा मेरे को आनंद आया कि आप बड़े बड़े करोड़ों के मकानों में रहे हो, सोए भी हो और करे हो, लेकिन आपने जो हमारे बुजुर्गों के आजकल 50-60 साल पहले जो मकान होते थे कच्ची मिट्टी के, उनमें जो अनुभव कराया और आज आप खुद रह के आए हो, उसमें कैसा अनुभव आपको लगा? मैं तो पहली बार रहा, पहली दुबई में रहा, सीमेंट की बिल्डिंगों में रहा, कनाडा में रहा तो लकड़ी को घर में रहा और पेंट होता है जी। वो घर में ना तो हम पेंट लगाया उन्होंने सादा जी। उनका पेंट खुद का भी तैयार किया हुआ है नेचुरल तरीके से। रात को सोए, एक तो जिंदगी खुद की टेंशन बड़ी है जी। रात को सोए, सुबह उठे, हम 8 आदमी लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे वहाँ पे। ऐसे दिमाग फ्रेश था ना क्या बताएं आप, बिल्कुल रिलैक्स हो गया था जी। और बहुत अच्छा फील हुआ। अभी जो एक्सपीरियंस जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। क्योंकि दोस्तों देखो, सारी बात जुबा पर नहीं आती, सारी बात हम वीडियो में नहीं ला सकते और कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। और जहाँ से सर ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, वो पुराना मकान हम कैसे रह सकते हैं, मिट्टी के मकानों में हम कैसे रह सकते हैं, तो इस टाइप का हम काफ़ी सोचते रहते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी कहीं ना कहीं एज कम करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने लंबी आयु जीना है, स्वस्थ जीना है, तो आपने वापिस प्रकृति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। विदेश में काफ़ी रुपया कमा करके फिर जो वापिस अपनी भारत की धरती पर लौटे हैं, तो उसका मात्र यह है कि शांति के लिए, दिमाग शांति के लिए, यानी कि पैसा कमाना टारगेट नहीं होता, हमारा जीवन को स्वस्थ रखना और सही रहना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। आप लोग
प्राचीन काल में भी देखा जाए तो लोग भी, महात्मा भी, राजा महाराजा क्या करते थे, अपना जीवन व्यतीत करके जंगलों में निकलते थे। उनका मात्र उद्देश्य ये था अपने बुद्धि को और उसको शांति करने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए और लंबी आयु के लिए निकलते थे। तो आज सर ने जो प्राकृतिक मकानों में रहना और कैसे उसको चिनाई करना, विदेशों से भाग करके वापिस उसे परंपरा की तरफ लौटे हैं। और काफ़ी दिनों के बाद फिर अभी आपके उनके फार्म पर जाकर दिखाएंगे और वो मकान भी दिखाएंगे और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अभी वीडियो लंबी न हो, इस वजह से मैं ये वीडियो को लास्ट में एक दो बातें और उनका मैं पूछूंगा। और आपका भी कभी कोई कमेंट होता है तो वो आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हो, वो बातें मैं आपको क्लियर करके बताता रहूँगा। और सर आप ये बताएं, विदेश में आपने एक और मैंने आपसे वो सुना था, मेरा छोटा टॉपिक छूट गया था, विदेश में जैसे आंदोलन होते हैं, भारत में आंदोलन होते हैं, तो उनका आप में क्या फ़र्क लगे आपको? अभी इंडिया में हमारा जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था जी, वो फार्मर प्रोटेस्ट काफ़ी स्टेटों के लोग दिल्ली में पहुंच गए जो भी थे ना। हाँ, जो किसान आंदोलन, किसान आंदोलन था। तो हम लोग बाहर से देख रहे थे वो चीज़ें। हाँ, और जो मोटी मोटी बात आप बताएं आपको, इंडियन गवर्नमेंट ने उनके साथ कई राउंड की मीटिंग की, जो हमको मोटी मोटी मालूम है 11+ या 11 राउंड की कुछ मीटिंग की उन्होंने। जी जी। और बाहर से भी, चाहे कोई भी देश बोलो, कनाडा बोलो, कोई भी देश बोलो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और जो और लोग हैं वो भी अपनी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लगी हुई हैं कि आप किसान इन लोगों की बातें सुने और प्रोटेस्ट जो है पीसफुल प्रोटेस्ट है वो राइट है जी। अभी मैं वो देश का वसनीक हूँ, मैं कनेडियन सिटीजन हूँ। कनेडिया की आपको नागरिकता मिली हुई है। अगर हम सही मायनों में बात करें तो आप हिंदुस्तान के नहीं, फिलहाल कनाडा के। मैं कनेडियन हूँ। ठीक है। और मैं अपने देश की बात तो कर सकता हूँ। मेरे देश, अभी वो कनाडा में क्या हो गया, उसके बिल्कुल तुरंत बाद एक ट्रक ड्राइवरों को इसे प्रोटेस्ट हुआ था। जी जी। और काफ़ी ट्रक ड्राइवर, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी वाले मिलकर ऑटवा में प्रोटेस्ट करने चले गए। जी सर। उसमें मेरा ख्याल एक भी राउंड मीटिंग नहीं हुई और उन बेचारों को, जो उनके जो मेन आदमी, आगे वाले आदमी थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और तो उनको काफ़ी तकलीफ दी बेचारों को। जी, तकलीफ दी। हैरानी की वाली ये बात है कि वो देश जो अपने आप को बिल्कुल डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है, हाँ, और हम इंडिया को भी हम ऐसे बोलते हैं। और मैंने आपका एक पोस्टर देखा था, डेमोक्रेटिक देशों में भारत का 53वां नंबर और कनाडा की बात करें तो 5वां नंबर, जो कि मेरे हिंदुस्तान को अगर कोई बोल ले तो हम ये पहला नंबर देश बोल सकते हैं, जिसमें हर एक जीव की आज़ादी है। जी, अभी जो मेन उसमें बात निकालने की कोशिश ये कर रहे थे कि आप ये ना देखो कि बाहर के देश अच्छे हैं, बुरे हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसी चीज़ कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहते हो जी। ये इंडिया बोले तो ये बर्गर अपना घर है, अपना घर है। बाहर से कोई आदमी आके आपके घर को गंदा बोलता है और आप उसके साथ मिल जाते हो, हाँ जी हमारा घर गंदा है, हाँ, इसमें गलती किसकी है? हमारी है। ये बात सीखना दोस्तों। हाँ। और हमें, अगर ये आपका घर है, ये आपका फार्म है, मैं अगर आपके फार्म के आके बारे में बोलो, आप मेरे को बोले कि यार हमारे फार्म में ऐसे क्यों बोलते, तो इंडिया अगर आपका घर है तो बाहर से लोग आते हैं और आपके घर के बारे में कुछ बुरा बोलते हो, और वो कभी आप देख लेना, वो अपने घर के बारे में कुछ बात नहीं करते। बाहर के फॉरेन के कंट्री के जो लोग हैं, जैसे मैं वहाँ का सिटीजन हूँ, हाँ, जहाँ बाहर से NRI लोग आते हैं, वो उनको अच्छा बात भी क्या करें, उनको उनकी खबर ही नहीं है। सारा दिन इंडिया की न्यूज़ सुनते रहते हैं, खपते रहते हैं। भाई जहाँ पे रहते हो, हाँ, आपको वहाँ की खबर सुननी चाहिए जी। वहाँ का चाहे पॉलिटिकल है चाहे कुछ भी है, वहाँ का सुनना चाहिए। जहाँ पे आप रहते नहीं हो वहाँ का सुन के परेशान हो रहे हो, लोगों को भी परेशान कर रहे हो। दोस्तों मैं 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैं 2-3 घंटों से पहले बस सर के साथ बातचीत करी है, उसके बाद यह वीडियो के ऊपर मैं लेकर के आया हूँ। यानी कि सर का कहने का मतलब है, लोग विदेश से अपने हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान में कमी निकालते हैं, लेकिन कभी भी आपने NRI कभी आपने देखा कि जिस देश में रहते हैं उस देश की कोई भी बुराई की बात बताई हो, क्योंकि उधर बताने पे मीडिया पे पाबंदी है, कोई भी आप इच्छा जाहिर नहीं कर सकते। और ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें आपने स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें आपने सारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें आपने मीडिया का अधिकार है, कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, लेकिन कभी आपको कह दिया जेल नहीं होती। लेकिन काफ़ी देशों में मीडिया के ऊपर भी बैन है, क्योंकि जो सरकार चाहती है वही दिखाया जाता है, जो सरकार चाहती है वही बताया जाता है। इसलिए इस वीडियो के द्वारा ये बताने की जरूरत है कि आप मीडिया के चक्कर में आके और पोपुली बातें सुन करके विदेश की तरफ जो भागते हो, युवा साथी जो विदेश में जाना चाहता है और उधर जाकर के फंस जाता है, यानी कि हिंदुस्तान
नंबर 1 देश है, आप इससे अच्छा किसी को न माने। और जो इधर है वो ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि उधर का एक्सपीरियंस मैं इसलिए आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि मेरा युवा जो किसान साथी है, मेरा युवा जो जवान है, विदेश के चक्कर में अपना खुद का काम छोड़ करके भागता है और उधर जाके इतना मुश्किल हो जाती है। सर ने एक और बात बताई थी, मैं काफ़ी खुश, क्योंकि ये भी पूरी बातें बताने में अभी हिचकिचाहट मान रहे होंगे या उनके याद नहीं आ रहा होगा। इन्होंने ये बात बताई क्योंकि 95% लोग उधर मजबूरी में रह रहे हैं, 5% जो अपनी इच्छा से रह रहे हैं। वो किस मजबूरी में रह रहे हैं ये भी टॉपिक मैं आपके ऊपर लेकर के आऊँ। और हिंदुस्तान, मैं फिर बोलता हूँ, हिंदुस्तान जैसा देश आपको नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे युवा साथी, आप भारत में ही रह के अपना कोई काम करें, विदेश की तरफ न भागें। तो सर वो आपने 95% वाली मजबूरी वाली बात और बताई थी, उसको और जल्दी टॉपिक करें। यार मेरी खुद की क्या बोलूँ, थोड़ी पर्सनल लाइफ की भी प्रॉब्लम आ गई मेरे। कह ले तो मेरे जो कनाडा ने मेरे बच्चे खोलिए, चलो हाँ बच्चे खोलिए, अभी यही जो चक्कर है ना, हाँ ये यहाँ के जो कनाडा, जहाँ जो वेस्टर्न मुल्क में आदमी लोग रहते हैं जी, ये तो मेरे हिसाब से बात है जी, जो वेस्टर्न मुल्क में आदमी लोग रहते हैं वो काफ़ी हद तक मजबूरी में रहते हैं और डर में रहते हैं। मजबूरी में ऑर्डर में, क्योंकि अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा भी बोल दिया, उनको ये डर होता है भी यार हमारी फैमिली ख़राब हो जानी है जी, हमारे बच्चे हाथ से छूट जाने। मैं तो सब कुछ गवा के आ गया। मैं 13 साल वहाँ पे रहा हूँ और मैंने पैसा भी गवा लिया जी, मैंने अपना आप भी गवा लिया और सबसे बड़ी बात तो मैंने अपने बच्चे भी गवा लिए। जी। क्यों कैसे गवा लिए, चलो वो थोड़ा मेरा ओ सर निजी हाँ, है। और पढ़ाई के बारे में और नशे के बारे में पढ़ाई बता रहे के थे, वो बारे बताना। में वहाँ पे मैं वैंकूवर सरी में रहता था जी, लैंगली सरी में, ब्रिटिश कोलंबिया में। और वहाँ पे हमारा एक आइलैंड है वैंकूवर आइलैंड जी, और हमको वहाँ पे खबर सुनने को मिली थी और ये मीडिया में काफ़ी है। आप इंडिया में लोग पता नहीं देखते हो या शेयर नहीं करते हो, मेरे को नहीं समझ लगता है। आप अपने देश के बारे में बुरा बोलते रहते हो और अच्छा तो चलो जो भी है। मैंने वहाँ पे बच्चों को, मेरा ख्याल 11वीं 12वीं या 10वीं 11वीं बच्चों को स्कूल में क्या उसको बोलते हैं स्मैक या चिट्टा या जो भी जो पाउडर वाला होता है, अफीम वगैरह बोलते हाँ, हैं कुछ। वो कौन से नाक से लेनी है सुनना और बात। किस तरीके से लेनी है वो स्कूल में सिखा रहे। स्कूल के बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि नशा कैसे करते हैं, कौन से नाक से वो चरसी या गांजा जो भी बोलते हैं कैसे खींचना। कैसे खींचना। तो आप ये बताओ अपने बच्चों का हम कैसे भविष्य समझ सकते हैं विदेशों में। और हम तो ये देखते नहीं है, हम अभी अपने मुल्क से लड़के लड़कियां लोग जा रहे जी। हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लड़कियां लोग जा रही हैं। लड़कियां अभी जिस आदमी के फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है कि वो अपनी बच्ची को, देखो औरत चाहे आपकी वाइफ हो, बेटी हो या बहन हो, वो आपकी इज्जत होती है जी, आप चाहे मानो इस चीज़ को मॉडर्न है नहीं मॉडर्न है मेरे को पता नहीं। मैं अपने दिल की बात बताता हूँ, अभी भी लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं है। अगर आपके मन में डर नहीं होता ना कि वो बाहर अकेली जा सकती हैं, इसका मतलब नहीं, ये कुदरत ने ऐसे बनाए, जी, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कुदरती चीज़ है। वहाँ पे आप अपनी इज्जतों को ऐसे भेज देते हो, जी, जेब में पैसा होता नहीं है, उनको बोलते वहाँ पे काम करो। वहाँ पे इतने हालात ख़राब है कि आपको क्या बताएं। लड़कियाँ मजबूर हो के, नहीं तो इंडिया की लड़कियाँ गलत कामों में बाहर बहुत कम थी, पर देखने को शर्म की बात है भी अब यहाँ के जो माँ बाप हैं उनकी तो बेगैरत लोग हैं जो जिनके जेब में पैसा नहीं है और अपनी बच्ची को बाहर भेजते हैं। अगर यहाँ पे कोई लड़की काम करती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, वो सिर्फ पढ़ती है और बहुत कम लड़कियाँ हैं जो काम करती हैं और ख़ुद की खर्चा उठाती हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ती हैं और घर आती हैं और वहाँ पे आप लोग भेज देते हो अपनी लड़की को नए मुल्क में, अजनबियों के बीच में अपनी इज़्ज़तों को भेज देते हो भी आप काम भी करो और आप पढ़ाई भी करो। ये कैसे हो सकता है? और पढ़ाई कौन करता है वहाँ पे? तो आप तो जाते हो पक्के होने के लिए, रहने के लिए, पढ़ाई तो कोई भी नहीं कर रहा है। और वो जब लड़कियों को काम मिलता नहीं है और वहाँ के लोगों को भी पता है और वो अपने लड़कियों को, लड़कों को बहुत ज़्यादा हरास भी कर देते हैं, उनका फ़ायदा भी उठा देते हैं। और फिर लड़कियाँ बताती नहीं अपने घर वालों को कि मैं काम तो इतना सा करती हूँ, इतने पैसे मैं कैसे कमा लेती हूँ। दोस्तों अगर आप थोड़ी भी बुद्धि रखते हो तो मेरी एक तो ये प्रार्थना है, अगर आप इस वीडियो को खाली टाइम में देखना और ये जो एक्सपीरियंस सर ने जो शेयर किया है, शायद ही लाखों रुपए प्राप्त करके आपको न मिलता, लेकिन मेरा भी दिल दुखी होता है जो सर से आज ये अनुभव लिया।
और मैं आप लोगों को ये कहूँगा, अगर आप सही इंसान हो तो इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। यानी कि अपनी जो बच्चों को हम विदेश में पैसों के लिए भेजते हो, अपनी इज्जत को जो पैसे में भेजते हो, तो जो सर ने बताया है कितना बड़ा मतलब नुकसान उठा रहे हो आप एक पैसे की कमाई के चक्कर में। तो दोस्तों ऐसा आप इन चीज़ों से बचे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो आज एक्सपीरियंस मिला है मैं आपको फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस महापुरुष का, जो भाई एक एक बातें उन्होंने इतनी अच्छाई से बताई। और युवा साथी इस वीडियो को देख करके मैं ये सोचता हूँ काफ़ी कुछ इसे सीख चुका होगा और अपने हिंदुस्तान के प्रति, अपने देश के प्रति वफादारी रखें और अपने हिंदुस्तान में अपना रोजगार बनाएं भाई जी। मैं वैसे एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके बच्चे, खास करके बच्चियाँ, लड़कियाँ जिद करती हैं हमको अकेले बाहर भेजो बाहर के मुल्क में, यार आप खुद भी तो सोचो, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप अपनी इज्जत को ऐसे भेज रहे हैं। अगर आप भेज भी देते हो तो उनका हिसाब तो लो पूरा, कि आप कितने खर्च में रहते हो, कैसे रहते हो। लड़कियां तो लड़कों के साथ रह रही हैं पैसों के चक्कर में, और आपको पता ही नहीं है। थोड़ा सा भाई निगरानी रखो, कैसे भी करो। अगर नहीं है तो कौन सा भूचाल आ जाने वाला, अगर नहीं, अगर बच्चे जिद करते हैं तो आपको देखना होता है भी, आपको सही पता है। आपको नज़दीक वाले गांव के बारे में तो 100% पता नहीं होता है, और इतने दूर देश में आप अपनी इज्जतों को अच्छा लड़कों को भेजो। लड़के तो चाहे टॉयलेटें साफ करें, कुछ भी करें, कोई बात नहीं, लड़के तो मेहनत के लिए बने, वो करेंगे। और आप अपनी इज्जतों को इस काम में भेज देते हो। कितने लोग हैं जो अपनी लड़कियों को इस तरह खुले में यहाँ पे भेज देते हैं काम करने के लिए, कोई नहीं भेजता। कुछ मजबूर जो थोड़े गरीब लोग हैं उनको करना भी सर पड़ता है। जो समझने वाले थे आपका बिल्कुल पूरी एक एक भावना को और एक एक बात को समझ चुके हैं। और जिसको नहीं समझना वो कैसे भी चाहे खुल के बता लो, एक एक बात नहीं समझेगा। मेरे को एक धर्म के ऊपर टॉपिक और आपने छोटा मेरे के शेयर किया था, उस टॉपिक को और बता दें, फिर वीडियो को एंड करते हैं। हम लोग छोटे से दुबई में बड़े हुए हैं जी, जन्म लिया है इंडिया में जी। अभी इंडिया में भी धर्म है जी, और धर्म और कल्चर जी, ये दो चीजें होती हैं। एक तो धर्म अलग होता है, कल्चर अलग होता है। इंडिया में धर्म भी है और कल्चर भी है। हाँ। दूसरी चीज फिर हम लोग दुबई चले गए। दुबई में इस्लामिक धर्म है जी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश का नाम है, स्टेट दुबई है जी। वहाँ पे इस्लामिक धर्म है और उनका कल्चर है जी। अब मैं चला गया कनाडा में जी, जो वेस्टर्न मुल्क है। मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि वहाँ पे धर्म और कल्चर नहीं है। और जब पहले यहाँ पे दुबई में थे तो बोलते बाहर जाना है, कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, ऐसा होता था। और जब वहाँ पे गया तब मेरे को एहसास हुआ भी यार ये तो सही काम नहीं हो गया। पर अभी गए हुए थे, मजबूरी में काम धंधा तो करना था। पर वो जो ना धर्म होने की कमी थी और कल्चर ना होने की कमी थी, उसकी वजह से मेरे को लगता है जो मेरे को पर्सनल इश्यूज आए हैं उन चीज़ों की वजह से आए हैं। आपको छोटी सी बात बता, हम लोग दुबई में जो क्रिश्चियन धर्म है उनमें अपना क्रिसमस मनाई जाती है। और जब हम दुबई में थे, मैं सिख हूँ, आप हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन है, हम अगर क्रिश्चियन का आ गया, क्रिसमस आ गई तो हम उनको विश कर देते थे मैरी क्रिसमस। और मैरी क्रिसमस का आपको मतलब सिंपल सा है, जो जीसस और मैरी के रिलेटेड है। मैरी उनकी माँ का नाम था। मैं जब कनाडा चला गया और दुबई में क्या था ना, विश भी कर देना है, दुकानों में बाहर में लिखा भी होता था मैरी क्रिसमस है ना, बड़ा धूमधाम से। और हम लोग कार्टून वगैरह भी देखते रहते थे, सेंटा क्लॉज के ये वो, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाती, छोटे थे। जब कनाडा गया तो मेरे को उम्मीद थी भी ये वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो मैं जब क्रिसमस आई तो मैं तो ट्रक ड्राइवर था, इधर उधर जाता था, तो मेरे को क्रिसमस के टाइम में मेरे को देखने को मिला ही नहीं वहाँ पे मैरी क्रिसमस। ज़्यादा जगह पे लिखा है, बहुत कम जगह पे लिखा है। वहाँ पे लिखा था हैप्पी हॉलीडेज। तो मैंने बोला, और मेरे को विश कर रहे हैं लोग हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज। मैंने बोला यार ये क्रिसमस है, ये हैप्पी हॉलीडेज क्या है जी। तो मैंने पूछा भी यार क्या बोल रहे हो, अभी मैरी क्रिसमस। वो क्रिश्चियन था, मैंने उसको बोला मैरी क्रिसमस। वो बोलते यार आप ऐसे बोल रहे हो मैरी क्रिसमस। मैं बोला तो क्या हो गया। मैं बोला आप मेरे को क्यों नहीं बोल रहे हो, और ये क्या लिखा है हैप्पी हॉलीडेज। बोलते हम इसलिए नहीं लिखते कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। मैंने बोला यार अगर धर्म की चीज़ है, चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें बुरा लगने की क्या बात है जी। वो जो कमी है ना और उनके मन में डर है, मैं बोला हमको बुरा नहीं कुछ भी लगता है, आप जो मर्जी बोलो, आपका धर्म है भाई, हम तो आपके साथ
आपको बोलेंगे मैरी सही क्रिसमस। बात है, धर्म का सबका भाई, चाहे वो सलाम वालेकुम बोलो, चाहे मैरी क्रिसमस बोलो, चाहे सत श्री अकाल बोलो, चाहे राम राम बोलो, सबको आप अपने धर्म का वो है, हाँ। इसमें कोई वो नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इतना एक्सपीरियंस जो हमारे जो इस परवीन मुर्रा फार्म के साथ जुड़े हुए सभी साथियों को शेयर करने की कोशिश करी, और मुझे आशा है कभी फिर आपके मिलने की कोशिश करेंगे, और आपका जो अनुभव है, जो 13 साल का अनुभव रहा है विदेश का, वो भी मैं अपने युवाओं को पहुंचाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई।